इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना और साउथ कोरिया के कंपैरिजन में पीछे रह गया। देखिए, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैज लैग्ड इन इंडिया। इसमें एक डच डिसीज का जिक्र हुआ है, जो इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम ने ये कंसेप्ट, ये रीजन जो है कि क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे है डेवलप्ड कंट्री से, वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाली क्लास में ये चीज पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है कि ठीक है, डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है आउटपुट में, और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ रहा है, सर्विसेज का बढ़ रहा है। इंडिया में क्या है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर जीडीपी में डेवलपमेंट के साथ कम हो रहा है, पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे नहीं लेके आ पा रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं आ रहा, सीधा हम सर्विस सेक्टर पर जंप कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर का शेयर आउटपुट में बढ़ रहा है। तो इससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा जो पीएचडी का रिसर्च था उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव इसी तरह का था। तो अब यहाँ पे जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे वही बात की हुई है कि जो स्टार्ट किया था 20वीं सेंचुरी से, जब चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया ने तब सेम सिचुएशन से रफली स्टार्ट किया था, पर आज चाइना, साउथ कोरिया, इनकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ज्यादा है, जबकि अगर इंडिया में देखें तो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियन जीडीपी जो है दैट रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम ने इसका रीजन जो दिया है उसमें ये दिया है कि इसका रीजन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी सैलरीज का ज्यादा होना। यानी कि अगर सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी ज्यादा होगी तो ज्यादा जो लोग हैं उस तरफ शिफ्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से लेबर विड्रॉ होकर सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होगी, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कंपटीशन में रहने के लिए अपनी वेजेस बढ़ानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपीट नहीं कर पाएगा इतना तो उसकी एक्सपेंशन रुक जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर जिक्र आया है डच डिसीज का। अब ये समझ लेते हैं। बेसिकली ये डच डिसीज जो है, ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था नीदरलैंड में 1959 के अबाउट, जब लार्ज नेचुरल गैस डिस्कवरीज हुई थी नीदरलैंड में। उसके कारण जो डच मैन्युफैक्चरिंग थी वो नेगेटिव अफेक्टेड हुई थी। सो बेसिकली डच डिसीज क्या है कि जब एक सेक्टर का सडन एक्सपेंशन दूसरे सेक्टर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप ऐसा समझ सकते हो कि इकोनॉमिक विंड फॉल्स जो हैं वो दूसरे सेक्टर्स के लिए नेगेटिव आउटकम लेके आए। ठीक है, सो अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में भी ये चीज है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है अगर वो एक्सपैंड करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में वेजेस जो है वो वर्कर्स की बढ़ेंगी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है उसके लिए ये चीज मुश्किल है कि अपनी वेजेस को भी उस अकॉर्डिंगली उस लेवल पर लेके आना। तो अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज बढ़ी, वो लोग डिमांड अपनी बढ़ाएंगे। जब डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं अंडर रिजाइम ऑफ फ्री ट्रेड के अंतर्गत, इससे क्या होगा, जो चीपर इंपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जबकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं डच डिसीज मॉडल। तो ये डच डिसीज मॉडल जो है बेसिकली ये ऐसी ही प्रोसेस को आउटलाइन करता है जहां पे एक सेक्टर की एक्सपेंशन जो है दूसरे सेक्टर्स के लिए रिड्यूस्ड आउटकम्स लीड करती है ना, थ्रू प्राइस मूवमेंट्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट पॉलिसी जो है उसने चूज किया कि भाई पब्लिक सेक्टर में सैलरीज जो है वो बढ़ाई जाए, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा नेगेटिवली इफेक्टेड हुआ। ठीक है, तो यही एक कारण है कि इंडिया में ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है ये स्टैग्नेट हो चुकी है, रुक चुकी है। इसी को डच डिसीज का नाम दिया गया है। अच्छा लगा आपको ये कंसेप्ट, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड इसी तरह के कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।